हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिशन जारी है, क्योंकि आपको पहुंचाना है अपने ड्रीम कॉलेज और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर फोड़ के आना है। जी हाँ बच्चों, इसी मिशन के साथ आज हम लेके आए हैं अगला टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट का, जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे पावर के बारे में। पावर अलग अलग सर्किट्स में कैसे निकालेंगे और फिर शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस देखेंगे, जो हम देखते हैं क्वालिटी फैक्टर के थ्रू। तो आज के इस सेशन में हम पावर और क्वालिटी फैक्टर के बारे में जान रहे होंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और आपको एहसास हो जाएगा कि इतना कठिन टॉपिक नहीं है, काफी डूएबल टॉपिक है, और बहुत सारे सवालों के थ्रू आपको इस टॉपिक में बना देंगे एक्सपर्ट। तो पूरे जोश के साथ आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, और फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस सेशन के नोट्स मिल रहे होंगे, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कीजिए। लेट्स बिगिन द सेशन। आ जाओ। तो यहां पे देखिए, आप पावर कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो बेसिक हम समझते हैं। यहां पे अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं तो हमारा पावर क्या होता था। मान लीजिए बैटरी से करंट आई निकला, बैटरी का वोल्टेज V है, तो पावर क्या लिखते थे, बैटरी का V इंटू आई हम लिखा करते थे। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस्ट इन रजिस्टर क्या है, वो है सर I²R। है मैं राइट बेटा? यस। अब ऑल्टरनेटिंग में मामला क्या हो गया है, ये वेरिएबल हो गया है, ये वेरिएबल हो गया है। तो आप देखिए हर एक टाइम पे आपका पावर अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि हर टाइम पे करंट अलग अलग है, और टोटल हीट निकालनी हो तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करें कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि वोल्टेज है AC वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी, करंट है AC करंट I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें दोनों में फेज डिफरेंस है फाई, ठीक है, तो इसलिए यहां पे -5 लगा दिया, यहां पे सिर्फ साइन ओमेगा टी है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, आ जाओ। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर वो होगा वोल्टेज का टाइम के साथ फंक्शन इनटू करंट का टाइम के साथ फंक्शन, है ना, VI। तो आपको ये लिखना है V0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी -5। ये देखिए क्या आ जाएगा, V0 I0 एक साथ ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, ये आपको मिला इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर ये आपको मिला। लेकिन क्या होता है, इतना तेज चेंजेस है, इतना तेज वेरिएशन है, इतना फटाफट से आपको कई बार देखो, जैसे जनरल इंडिया में क्या यूज करते हैं हम, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में 50 बार आपका साइकिल पूरी हो गई, यानी इतना तेज ऑसिलेशन है करंट का, वोल्टेज का। तो इसलिए इस इंस्टेंट पे नहीं पूछते, क्योंकि बहुत तेज यहां पे चीजें बदल रही होती। तो क्या पूछा जाता है, एवरेज पावर पूछा जाता है, एवरेज हीट पूछी जाती है एक पूरे साइकिल में। यस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक साइकिल में एवरेज पावर निकालेंगे। अब देखिए यहां पे हमें एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो हमने सीखा होता है एवरेज ऑफ y, किसी भी फंक्शन का एवरेज। ये हमने AC के पहले लेक्चर में भी बताया था, इस तरीके से आप बताते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो एवरेज ऑफ पावर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर dt अपॉन dt। समझ गए, ये इंटीग्रेशन है एक साइकिल के लिए, पूरी साइकिल एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन। उस पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट हम बदल रहे हैं, देखिए कैसे इंटीग्रेशन में हेल्प हो जाए। तो साइन ओमेगा टी -5 को हमने आइडेंटिटी लगाई, साइन A माइनस साइन B। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगाई तो क्या मिलता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। उसमें फिर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया,
तो आपको देखिए क्या मिला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस हाफ साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, तो इसी टर्म को आप देखिए क्या मिल गया, तो यहां पे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। एवरेज पावर, ठीक है, वी नॉट आई नॉट बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस हाफ कॉस टू ओमेगा टी, एम आई राइट बेटा, कॉस टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई, साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आपका बेसिकली पावर बना। ठीक है, अभी मैं इसे पावर लिख देता हूं, ये आपका पावर बना। अब देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हम आपको यहां साइड में बता देते हैं। एसएचएम में आप ये सीखे थे, एवरेज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा 0 होता है 1 साइकिल के लिए, समझ गए। और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा हाफ होता है 1 साइकिल के लिए। तो यहां पे आप देखो ये साइन थीटा है टाइम का फंक्शन, इसका एवरेज 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर यहां पे है, इसका एवरेज हाफ हो जाएगा। तो पावर ऑफ एवरेज देखिए क्या बनेगा, एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट, इसका एवरेज हाफ इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कांस्टेंट है, उसे नहीं इंटीग्रेट करना है, सिर्फ टाइम वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना था। इसे और हमने देखो कैसे लिखा, वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाई। ये देखिए एवरेज पावर आ गया। अच्छा, वी नॉट बाय रूट टू क्या है, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की, आई नॉट बाय रूट टू क्या है, करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस फाई। ये आपका हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। आए बेटा, समझ गए पक्का? तो आ जाओ वापस से फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमने मेन बैटरी इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज का, बैटरी का वोल्टेज दिया था, नेट करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस मान लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई करने से इंस्टेंटेनियस पावर आया, फिर साइन ओमेगा टी साइन ए माइनस बी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव में फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्री का, ये बना। फिर इसको हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू ली, तो एवरेज हमने इंटीग्रेट किया, 0 से टी इंटीग्रेट करके एवरेज वैल्यू ली, और पावर की 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू आ गई। पावर ट्रांसफर टू द सर्किट आ गया बाय द एसी वोल्टेज। अब इस फॉर्मूले को हम और डिटेल में बात करते हैं, बहुत मजेदार है ये फॉर्मूला। एवरेज पावर 1 साइकिल में वी नॉट आरएमएस लिख देते हैं, वी आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि सपोज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है सीरीज में, एसी बैटरी है, ठीक है, तो नेट वोल्टेज, ये जो लिखा है हमने ये नेट वोल्टेज लिखा है, तो नेट वोल्टेज और करंट में क्या रिश्ता बोलोगे, आप बोलोगे आई आरएमएस होता है वी आरएमएस बाय जेड, जेड इंपीडेंस है, वी इक्वल टू आई आर, आर की जगह जेड, एम आई राइट। इसको मैं यहां पे रखने वाला हूं, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आएगा। अब कॉस फाई, कॉस फाई क्या है सर, तो कॉस फाई बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, कॉस फाई को ध्यान रखना, यहां कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं कॉस फाई को, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। अब ये फेजर डायग्राम जो बनता था ना वहां से आता है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनता था, देखिए करंट को हमने रेफरेंस ले लिया था, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, आपके पास इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, रेजिस्टर का करंट के फेज में, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे की तरफ, ठीक है, करंट से 90 डिग्री नीचे। अब इसका नेट कैसे निकालोगे, VL माइनस VC VR, ठीक है, और V क्या होता है, इंडिविजुअल V, वो आप देख सकते हो यहां से पीक वैल्यू का रिश्ता लें, तो ये आपकी पीक वैल्यू का यहां पे रिश्ता आता है, ठीक है, ये सब पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का रिलेशन है। तो I इंटू XL, तो ये इसको मैं X से रिप्लेस करूं, तो यहां पे XL माइनस XC, ये R
तो इनका रिजल्टेंट आता है नेट इम्पीडेंस Z और नेट वोल्टेज को हम लिखते हैं I इंटू Z। ये हम पीक या RMS के लिए रिश्ता हम ये लिखते हैं, समझ गए। चलो अब ये ट्रायंगल देखो बनता है और ये नेट फेज डिफरेंस आता है, इनका रिजल्टेंट नेट वोल्टेज आएगा इस तरफ और एंगल देखिए करंट से फाई, करंट आपका बेस लाइन ये है, नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई है जो यहां से आ रहा है। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना, बेस, नेट रिएक्टेंस और ये नेट इंपीडेंस, ये ट्रायंगल से फाई आता है। फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन नेट करंट एंड नेट वोल्टेज और यहां से देखिए कॉस फाई क्या आ रहा है, कॉस फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो आ गई R/Z। ये बेटा याद रखनी है प्लीज। तो आ जाइए यहां पे cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू हो गई R/Z। अब देखिए मैं ये दोनों रख रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। तो पावर की एवरेज वैल्यू क्या आ गई, VRMS, IRMS को लिख दिया VRMS अपॉन Z, cos फाई को लिख दिया R/Z। तो ये टर्म बन गई VRMS का स्क्वायर, VRMS अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। एक तो ये टर्म बन गई। फिर और इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं VRMS को लिख दूं IRMS इंटू Z, IRMS इंटू Z इंटू IRMS और cos फाई को लिख दूं मैं R/Z, तो ये देखो क्या मिला, Z से Z कट गया और ये आपको बहुत खुश कर देने वाला फॉर्मूला मिला I² R और I कौन सा, RMS वैल्यू। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। तो आपको एवरेज पावर के फिर से सारे फॉर्मूले अभी बता देते हैं। VRMS, IRMS, cos फाई, इसे आप I² R भी लिख सकते हैं जहां पे करंट आप लीजिएगा RMS का, और इसे आप VRMS का स्क्वायर अपॉन Z² इंटू R भी लिख सकते हैं, जहां पे cos फाई पावर फैक्टर और cos फाई की वैल्यू है R/Z और ये ट्रायंगल है ZR XL माइनस XC और ये फाई। दैट्स इट बच्चों। अरे ये तो हमें याद ही होता है यार, कैसे, ये हमने RMS वैल्यू पढ़ी थी ना, तभी बता दिया था कि अगर AC करंट इससे पास कर रहा है तो मैं किस कांस्टेंट करंट से रिप्लेस करूं ताकि हीट सेम टाइम में सेम आए। अगर मैं इसकी हीट एक टाइम पीरियड में निकालूं और वही हीट मेरे को चाहिए कांस्टेंट करंट से, तो वो कांस्टेंट करंट होगा IRMS, सेम हीट के लिए, सेम हीट इन वन टाइम, ठीक है, सेम हीट इन वन टाइम पीरियड। तो कांस्टेंट करंट आई हो गया RMS वाला। अब हीट निकालो जल्दी, तो पावर हो जाएगा I² R, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कांस्टेंट करंट DC करंट से रिप्लेस किया है जिसकी वैल्यू RMS के बराबर है। या फिर इसे आप इसे हीट चाहिए तो I² R इंटू टाइम करके निकाल सकते थे, समझ गए। तो ये एवरेज पावर आ गया बेटा, है ना। अब अगर हीट पूछे एक साइकिल में तो एक टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, 50 साइकिल में कितनी हीट, तो एक टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई, एक साइकिल से हीट इंटू 50। इस तरीके से आपके पावर के सवाल बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, बस ये आपको दिमाग में रखना था। आइए एक एक करके आपको सवाल सिखाते और देखें क्या क्या आया है एग्जाम में, ठीक है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अपेरेंट पावर VRMS IRMS, अपेरेंट पावर इज, इसमें cos फाई नहीं आता है, VRMS IRMS, ठीक है। ट्रू पावर में cos फाई भी है, ठीक है, cos फाई भी है। तो ट्रू पावर इज अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आ गई सवालों की बारी। ये देखिए पहला सवाल, एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पियर का एंड एन ऑल्टरनेटिंग करंट हैविंग द
मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू जिसकी 2 है, दोनों को रेजिस्टेंस से भेजा है और हीट का यहाँ पे रेशो पूछा है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल, कैसे करेंगे देखिए, आपने रेजिस्टर में 2 करंट भेज दिया और सेकेंड केस में आपने ऑल्टरनेटिंग भेजा, मतलब आरएमएस निकालना है। तो आप देखिए आरएमएस क्या होगा, पीक बाय √2, पीक है बेटा क्या 2, तो 2 बाय √2 यानी √2। बेसिकली आप √2 करंट यहाँ पे भेज दीजिए, तो इसकी हीट क्या हो गई I²R डिवाइडेड बाय, इसकी हीट क्या हो गई, टाइम से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, I²RT। देखिए रेशो आ गया 2:1, जो कि है ऑप्शन सी में। देख रहे हो, ऐसे बहुत सवाल आए एग्जाम में। ये देखिए सवाल आप, है ना, आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखिए रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, V दिया है एसी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दी है। करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, ये कौन सा करंट है सोचो। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 108 वॉट, तो रेजिस्टेंस क्या है बताइए। तो भैया ये कौन सा करंट है, आरएमएस करंट है। कोई भी करंट की वैल्यू दी जाए आरएमएस करंट है, कोई भी वोल्टेज की वैल्यू दी जाए आरएमएस वैल्यू है। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, वही जो रेजिस्टर में हीट लॉस हुआ, जो नेट पावर बैटरी से सप्लाई हुआ वो रेजिस्टर हीट लॉस कर देगा। देखिए एक साइकिल में अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो भी आप गौर कीजिए, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या करता है, वो तो एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। ये रेजिस्टर एनर्जी का लॉस कर देता है। तो एक साइकिल में इसकी एनर्जी वापस जीरो हो गई, कोई भी स्टोर नहीं, इसकी भी वापस जीरो हो गई, कोई स्टोर नहीं, करंट जीरो से शुरू होकर जीरो हो गया। यहां पे आएंगे तो एक साइकिल में इसने जरूर लॉस किया, वही लॉस आपको दिया है, वही बैटरी से नेट सप्लाई है। तो बस आपको क्या करना था, IRMS का स्क्वायर इंटू R इज नेट पावर, तो I² R निकालना है, I दिया है, I कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9, बस खत्म। तो ये देखिए 9 से डिवाइड कीजिए 1 2, 12 आपका आंसर है रेजिस्टर का। आया बेटा समझ में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ऐसे ही इजी सवाल आए पावर के, बट क्या होता है बच्चे तैयार नहीं होते तो कर नहीं पाते, छोड़ देते हैं टॉपिक। क्यों छोड़ना, रेजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, एसी वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर कंज्यूम दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो सिमिलर सवाल है, होमवर्क है, कमेंट करो इसका आंसर, ठीक है। आप देखिए आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू है, नेट पावर है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अरे इंडक्टर कनेक्ट हो या कैपेसिटर कनेक्ट हो या इंडक्टर कैपेसिटर दोनों कनेक्ट हो, पावर का फॉर्मूला तो वही है, बस यूज कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। IRMS वैल्यू दी थी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, मतलब बेसिकली रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड, बल्ब मतलब एक रेजिस्टर। इसको आपने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ओके जी, हमने डायग्राम बना लिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो बताइए ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या होगी। तो देखिए ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पावर के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड होगा बल्ब में, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। पावर इन टर्न I² RMS स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या हुआ आइए जानते हैं। आपने ओमेगा बढ़ा दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, XC क्या था 1/ωc। रिएक्टेंस क्या हो जाएगा सोचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंस कम हो गया। फिर इंपीडेंस अंडर द रूट R² प्लस XC का स्क्वायर, तो रिएक्टेंस कम हुआ तो इंपीडेंस भी कम हो जाएगा। अब AC वोल्टेज आपको दिया था, तो करंट क्या हो गया V/Z, तो V आपको गिवन है ना, कितना वोल्टेज लगाए फिक्स है, V फिक्स है, तो वोल्टेज फिक्स है, Z कम हो गया तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। करंट बढ़ गया तो पावर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आया बेटा समझ में। तो ऐसे सवाल बहुत पूछे गए,
ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो रिएक्टेंस कम हुआ कैपेसिटर का, इसके बाद Z कम हुआ, करंट बढ़ गया तो पावर बढ़ गया। अच्छा, अगर सेम काम इंडक्टर होता तो इंडक्टर में ओमेगा एल होता है, तो इंडक्टर में एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा होता। यस, तो आइए अगला सवाल करते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज impedance in AC circuit should be increased so that power factor changes from half to 4 when R is constant। अब देखिए यहां पे काफी बच्चों ने जब ये एग्जाम में आए थे ना सवाल, तो काफी बच्चों ने आंसर सही निकाला, परसेंटेज में गलती कर दी। अब बताओ परसेंटेज में गलती करके आ जा रहे, कैसे परसेंटेज से रिलेट कर रहे हैं। देखिए पावर फैक्टर क्या है, cos फाई की वैल्यू क्या है, R/Z। समझ गए, cos फाई की वैल्यू क्या है, R/Z। अब R फिक्स है भाई, R/Z पहले क्या था, हाफ, तो Z आ गया 2R। ठीक है, ये इनिशियल Z हो गया। फिर R/Z क्या करना है, 1/4 Z डैश, तो Z की फाइनल वैल्यू हो गई 4R। समझ गए। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। वैल्यू डबल हुई है, इसका मतलब 100% इंक्रीमेंट है। समझ गए। देखो 4 - 2/2 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा 100%। वैल्यू डबल हो गई Z की, इसलिए 100% इंक्रीमेंट। अगला सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछा है। तो एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू cos फाई फॉर्मूला यहां पे ज्यादा यूजेबल था। ऐसे बहुत सिमिलर सवाल एग्जाम में है। IRMS देखो यहां से आ जाएगा, VRMS IRMS आ जाएगा, VRMS आ जाएगा। cos फाई दिख रहा है ना यहाँ पे, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में डायरेक्ट ही दिख रहा है, π/6 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, IRMS 5/√2, VRMS 5/√2, IRMS 10/√2, cos ये हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब 50/2 इंटू √3/2, तो ये हो गया 25√3/2। देखिए चेक करिए, 25√3/2 ये इसका आंसर आता हुआ। आए समझ में। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, अलग अलग पैटर्न पे आ सकते हैं सवाल। फाई याद रखिएगा क्या है, यहां पे फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट। मैं आपको लिख भी देता हूं जहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था, ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। फाई क्या है, फिर से लिख देता हूं, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट। समझ गए। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हो, तो वो टाइम के एक्सप्रेशन से वैल्यू देख के हमें पता पड़ जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना है। अगर ये सपोज, ओहो, अब देखो यहां पे गलती क्या होती है बच्चों से, यहां पे देखो गलती क्या होती है बच्चों से। ये देखिए क्या है, कॉस, और ये देखिए क्या है, साइन। ठीक है, फेज डिफरेंस तो आपने बोल दिया सर, लेकिन क्या इनके बीच का फेज डिफरेंस 30 डिग्री है? इस पे आपको फिर से विचार करना चाहिए सर, इस पे आपको फिर से विचार करना चाहिए। कैसे, आओ देखें। अगर आपको फेज डिफरेंस लिखना है, तो एक जना साइन थीटा में है, तो दूसरे को भी साइन थीटा में ही लाना होगा। तो कॉस थीटा को आप लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो कॉस थीटा था, तो उसको आप लिख दीजिए, कॉस थीटा को हटाइए, इसको लिखिए 90 प्लस दिस, तो आप लिखेंगे इसे 90 प्लस ओमेगा टी माइनस π/6 बोले तो 30। समझ गए। तो ये करंट था और ये वोल्टेज था, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी और दूसरा साइन 60 प्लस ओमेगा टी। यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस 30 नहीं है, 60 डिग्री है।
तो आपको क्या मिलेगा, IRMS VRMS cos 60 बेटा। ये गड़बड़ी होती है बच्चों से। तो 50/2 1/2 ये आ जाएगा 12.5। देखा, जो सबसे बड़ी गलती थी वही सबसे पहले था, ताकि बच्चे इसे सबसे पहले टिक करके निकल जाए। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, और इसीलिए हमें अलग अलग एक्सप्रेशन भी समझने चाहिए। सपोज मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री करंट में, और वोल्टेज में लिख दूं साइन ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री। तो अब बताओ फाई क्या है, तो फाई देखिए दोनों साइन में है, सब्ट्रैक्ट करिए 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? तो फाई निकालना बहुत आराम से, छोटी छोटी चीजें हैं, गलती ना कीजिएगा। एक फिगर है, लैंप है पावर पी का, मतलब रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, इसको आपने इंडक्टर से जोड़ा। अब स्विच को आपने क्लोज कर दिया। ब्राइटनेस ऑफ द लैंप increases slowly to the full brightness, then without it to the full brightness, then it would do without the inductor। अच्छा ओके, इंडक्टर के साथ स्लोली है, विदाउट इंडक्टर के साथ जल्दी हो जाता है, ऐसा क्यों? ये तो बेसिक एक सवाल है ना, इसमें एसी का कुछ कनेक्शन नहीं है। आइए, आपसे कह रहा है, एक आपने ये वैल्यू ले ली और अगला आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। समझ गए? चलो, यहां पे करंट तुरंत आ जाएगा, V/R, ये करंट तुरंत आ जाता है। लेकिन यहां पे LR सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रोथ ऑफ करंट का हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ा होता है, जो कि है I0 1 - e की पावर -t/τ। ये हमने EMI में पढ़ा था, LR सर्किट में करंट इस तरीके से बढ़ता है। तो सही बात है, यहाँ पे करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ तुरंत बढ़ गया, तो यहाँ तुरंत ब्राइट तेज हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो यही कह रहा है कि जब इंडक्टर लगाया था तो वो स्लोली था, और बिना इंडक्टर के थोड़ा फास्ट है। इसका कारण क्या है? तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है इसका कारण। लो रेजिस्टेंस नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल सही, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए सही है। लो रेजिस्टेंस नहीं, हाई वोल्टेज नहीं, तो ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी के कारण मिला। आइए आगे चलते हैं। तो एसी सर्किट है, क्वालिटी फैक्टर है, चलो क्वालिटी फैक्टर जब पढ़ेंगे फिर इसके बारे में समझेंगे। पावर फैक्टर निकालते हैं। तो आपको एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, और बोला है एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, पावर फैक्टर बताइए। तो अब देखिए, पावर फैक्टर आपका क्या होता है, कॉस फाई। कॉस फाई बेसिकली क्या है, R/Z, है ना। तो आइए निकालते हैं। Z के लिए XC XL निकालना पड़ेगा। सबसे पहले XL निकाल लेते हैं, ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा आप इससे निकालिए सबसे पहले। तो XL क्या हो गया, 2π फ्रीक्वेंसी इंटू L है 100/π मिली, मतलब 10 की पावर -3। पाई से पाई कट गया, 100 है ना, 100 × 100 10 की पावर 4 × 10 की पावर -3। तो रिएक्टेंस इंडक्टर का आ गया 10। अब आते हैं हम XC पे। XC देखो क्या आ गया, XC होता है 1/ωc। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे लर्निंग है। 2πf और C क्या है, 10 की पावर -3/π। ये कट गया, ये कट गया। आप देखो 1000/100, ये भी आ गया 10। अब जरा बताओ, XL = XC आया है। देखो जरा बताओ, XL और XC बराबर आ गए। ये कब होता है, ये रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस में करंट और नेट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब फाई फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। इसका मतलब पावर फैक्टर 1 होता है। Am I right बच्चे? तो इसका आंसर हो गया 1। तो याद रखेंगे हमेशा, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर 1, रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे, Z क्या है, R/Z से भी मैं सिखा दूं। Z क्या है, R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो रेजोनेंस पे ये टर्म जीरो हो गई, तो रेजोनेंस पे z मिनिमम हो जाता है r के बराबर। तो cos फाई क्या हो गया, r बाय z, z की वैल्यू r ही है, तो ये 1 आ गया। दैट्स इट। याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूं, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1 मतलब रेजोनेंस कंडीशन है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है सवाल। आपसे बोला है एलआर सर्किट है, एसी से कनेक्टेड है, एसी वोल्टेज दिया है, पावर फैक्टर 1/√2 था, फिर आपने ईएमएफ सोर्स का बदल दिया और देखिए आपने ओमेगा बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दी, नया पावर फैक्टर क्या हो जाएगा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट में एक्स एल होगा सर और आर होगा सर, मानते हैं ये। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा एक्स एल आर, मानते हैं ये। एक्स एल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल, मानते हैं बेटा। तो ओमेगा पहले कितना था देखिए, टाइम का कोफिशिएंट 1000, तो पहले आपके पास 1000 एल आर फाई, तो कॉस फाई क्या बनेगा यहां पे, कॉस फाई आपके पास बनेगा, पावर फैक्टर हाफ था, यहां पे आपको बोला है पावर फैक्टर हाफ है, तो कॉस फाई 1/√2, सॉरी कॉस फाई था 1/√2। इसका मतलब यहां से देखिए R बाय Z 1/√2, इसका मतलब Z क्या है, √2R है जनाब। Z क्या है, √2R, तो ये वैल्यू है √2R। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जरा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया √2R का स्क्वायर पी स्क्वायर 1000 एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1000 एल का स्क्वायर, तो 1000 एल की वैल्यू आ गई आर। और ये आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं, इसका मतलब 1000 एल की वैल्यू आर है। समझ गए। अब नए पावर फैक्टर की बात करते हैं, न्यू केस। एक्स एल क्या हो गया, ओमेगा डैश इंटू एल, ओमेगा क्या हो गया 2000 एल। अब बताओ जरा, अगर आपका यहां पे 1000 एल की वैल्यू थी आर के बराबर, तो 2000 एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R के बराबर। फिर से ट्रायंगल, आर तो वही था रेजिस्टर, एक्स एल की वैल्यू हो गई 2R, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब कॉस थीटा निकालिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√5 इज द आंसर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 3। ऐसे बहुत सवाल एग्जामों में देखने को मिले हैं, तो आपको क्या करते हैं, ट्रायंगल बना के कोई एक चीज दी है, दूसरी चीज दी है, उससे तीसरी चीज निकालो, सारी चीजें निकालो, फिर कुछ चेंज हुआ, नया ट्रायंगल बनाओ और फिर आप उस चेंज से नई पावर फैक्टर वैल्यूज बताओ। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में, क्वालिटी फैक्टर थोड़ी देर बात करेंगे, पावर फैक्टर पे फिर से आते हैं। आपको बोला है एक एसी सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर है, रेजिस्टर सीरीज में है और एक्सएल 3 के बराबर है। तो स्टार्टिंग में एक्सएल आर, एक्सएल की वैल्यू 3R, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए √10R, तो कॉस फाई क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कैपेसिटर भी जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ने के बाद एक्सएल और एक्ससी ऐसे बन जाएगा, यानी आपके पास एक्सएल माइनस एक्ससी का यहां पे बनेगा ट्रायंगल। तो देखिए एक्सएल माइनस एक्ससी कीजिए, आर बन गया और ये आर है ही, तो 45 डिग्री आ गया, ये √2R। कॉस फाई क्या हो गया यहाँ पे 1/√2। यस, अब क्या बोला है, न्यू पावर फैक्टर और ओल्ड पावर फैक्टर का रेशियो बताइए। तो न्यू अपॉन ओल्ड का रेशियो देख लेते हैं, 1/√2 अपॉन 1/√10, ये आ गया होल रूट में 10/2, मतलब √5:1। एक्स पूछ रहा है तो आंसर है इसका 1। आया समझ में बेटा। देखिए एग्जाम में पूछे गए सवाल, सब सवाल एग्जाम में पूछे गए अलग अलग तरीकों से। ये सवाल देखिए, दो सर्किट आपको दिए गए हैं,
एट व्हाट फ्रीक्वेंसी एवरेज पावर इन वन साइकिल विल बी सेम इन बोथ सर्किट्स। यहां पे देखिए एवरेज पावर क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, है ना, मानते हो आई स्क्वायर आर, बस आई की जगह आई आर एम एस लेना है। यहां पे सेम आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टर आर, आर क्या है 5। अब देखो ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, 5 5 तो सेम है, इसका मतलब आई आर एम एस सेम होना चाहिए। यहां पे आई आर एम एस क्या होगा, वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू अपॉन रेजिस्टर। आप चाहते हो यहां पे भी आई आर एम एस क्या हो, वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू अपॉन रेजिस्टर सेम हो ना, और एक्चुअल में क्या होता है वी नेट बाय जेड होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये वी नेट बाय जेड होता है। इन दोनों को बराबर करेंगे, इसका मतलब जेड आर होना चाहिए। कब होता है जेड आर बताओ, जेड की वैल्यू आर रेजोनेंस में होती है। इसका मतलब आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट यहां से बता सकते थे 1/√LC। ठीक है, एल की वैल्यू दी है आई थिंक ये रही, एल की वैल्यू 0.1, सी की वैल्यू 40 इंटू 10 की पावर -6, तो ये एक जीरो हट गया, 4 का रूट 2, 10 की पावर -6 का रूट 10 की पावर 3, बेसिकली ये आ गया 500। अच्छा अब देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखिए क्या दिया था, रेडियन पर सेकेंड, है ना। हर्ट्ज पूछता, देखो अगर हर्ट्ज पूछता यूनिट तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये जवाब देते, रेडियन पर सेकेंड पूछा है इसका मतलब ओमेगा ही जवाब देना है, वो आंसर आ गया देखिए यहां से 500। तो चले आगे अगले सवाल पे, देख रहे हो आप कैसे छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। ये आपका होमवर्क है सवाल, इसमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर का सवाल है। ये आपका होमवर्क है सवाल, ध्यान से सुनिए सवाल क्या कह रहा है। आपने 20 वोल्ट 750 हर्ट्ज का वोल्टेज लगाया, इसको कनेक्ट किया रेजिस्टर से, इंडक्टर से, कैपेसिटर से, सब सीरीज में थे। टाइम इन विच रेजिस्टर जो है वो 10 डिग्री से हीट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला है आपको कि भैया जो रेजिस्टर है उसमें हीट डेवलप हुई, वो कितनी डेवलप होगी, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हीट डेवलप होगी। अब इसको रिलेट कर दिया कैलोरीमेट्री टॉपिक से। कैलोरीमेट्री में हीट की वैल्यू क्या होती थी, एम एस डेल्टा टेम्परेचर, आया समझ में। एम एस को क्या कह रहे हैं, देखिए एम एस की वैल्यू दी है हीट कैपेसिटी, एम एस की वैल्यू क्या दी है, हीट कैपेसिटी, समझ गए। एम एस की वैल्यू क्या दी है, हीट कैपेसिटी, तो हीट क्या आ गई देखो जूल में दी है 2, तो हीट कैपेसिटी 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना करना है 10, तो m इंटू एस की वैल्यू दी है पूरी 2, टेम्परेचर डिफरेंस 10, तो हीट बेसिकली 20 चाहिए। तो यहां जो हीट जनरेट हुई उसने इसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसका फॉर्मूला हीट इक्वल टू कैलोरीमेट्री के फॉर्मूले से करके आपको निकालना था। अब आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम इज 20। अब कितनी देर में बोला है, टाइम ही निकालना है, तो टाइम आपको निकालना है, ठीक है। फिर आपने आर रेजिस्टेंस कितना दिया 100, तो आई आर एम एस स्क्वायर रेजिस्टर को 100 रख दिया इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर, ये टाइम की वैल्यू है सेकेंड्स में। अब आपको आई आर एम एस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आई आर एम एस होगा वोल्टेज आर एम एस अपॉन जेड, जेड की वैल्यू होगी अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। मानते हो बेटा ये, अब एक्स एल निकालना होगा ओमेगा इंटू एल करके
ओमेगा को लिखना होगा 2 पाई एफ इंटू एल। एक्स सी निकालना होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये आपसे बहुत मेहनत करवा रहा है देखिए एग्जाम में आया है सवाल ये। तो आप पहले एक्स एल निकालेंगे, एल रखिए, एल की भी देखिए अजीब सी वैल्यू है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लाई करिए पूरा, एक्स एल की वैल्यू निकालिए। फिर एक्स सी निकालिए, सी की वैल्यू यहां रखिए, ओमेगा देखिए ओमेगा निकालिए 750 यहां रखिए फ्रीक्वेंसी की जगह, एक्स एल आ गया, एक्स सी आ गया। अब रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, दोनों सेम नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे स्क्वायर करिए, रेजिस्टेंस रखिए, स्क्वायर करिए, आई आर एम एस निकालिए, और फिर आई आर एम एस निकाल के यहाँ रख के टाइम निकालिए। तो इसका आंसर आपको बताना है, होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करना है और फिर इसका आंसर बताना है। समझ गए बेटा? चेक करिएगा क्या इसका आंसर डी आ रहा है, कमेंट करके मेरे को बताना। तो बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आराम से करिएगा। यहाँ पे एक्सएल एक्ससी निकालिए, यहाँ रखिए, आई आर एम एस निकालिए और फिर यहाँ रख के टाइम निकालिए। दैट्स इट बच्चों, समझ गए? अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। समझ गए बेटा? तो आइए लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, क्वालिटी फैक्टर। आइए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक अब पढ़ते हैं। आ जाओ। तो अगला टॉपिक है बेटा आपके सामने आ रहा है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से पहले देखो यहाँ पे हम एक चीज और, यहाँ पे एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी सीख लेते हैं, वो है वॉटलेस करंट। आइए समझते हैं वॉटलेस करंट क्या है। देखिए अगर मैं आपके सामने फेजर डायग्राम बनाऊं और फेजर की वर्किंग पे मैं यहाँ पे बात करूं, तो ध्यान से समझो। एक ना कंपोनेंट लेना हमें आता है वेक्टर का, तो अगर मैं कंपोनेंट थॉट से ही सोचूं तो करंट का वोल्टेज के अलोंग कंपोनेंट क्या आ गया, आई कॉस अल्फा, और करंट का वोल्टेज से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया, आई साइन अल्फा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, आप गौर करो ये पावर में नहीं आ रहा है, पावर में क्या आया था, ध्यान से देखो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का कंपोनेंट अलोंग वोल्टेज वो आपका पावर दे रहा है, तो इसीलिए इसे कह दिया हमने, ये हो गया पावरफुल करंट। पावरफुल करंट ये हो गया वॉटफुल करंट, समझ गए? या फिर इसे आप कह सकते हो एक्टिव करंट हो गया ये। तो ये करंट का एक्टिव कंपोनेंट हो गया जो पावर में हिस्सेदारी ले रहा है, लेकिन जो उससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो पावर दे ही नहीं रहा है, उसका तो पावर में रोल ही नहीं है, इसीलिए उसे कह दिया गया वॉटलेस करंट। आई बेटा बात समझ में? तो ये हो गया आई आर एम एस साइन फाई, और ये वैल्यू हो गई वॉटलेस करंट की। आई बेटा बात समझ में? वॉटलेस करंट। अब देखिए थोड़े से हम यहाँ पे एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। सपोज प्योर कैपेसिटर सर्किट है या फिर प्योर इंडक्टर सर्किट है, इन दोनों में ही फाई क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब आई आर एम एस कॉस फाई 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर यहां पे 0 हो जाएगा। यस, पावर फैक्टर यहां पे 0 हो जाएगा। या तो करंट वोल्टेज के बीच में ऐसा सिनारियो होगा, या फिर कैपेसिटर में करंट वोल्टेज के बीच में ऐसा सिनारियो होगा। तो जो भी करंट है वो वोल्टेज से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो भी करंट है वो पूरा करंट क्या है आपका, कौन सा करंट है, वॉटलेस करंट, पावर ही नहीं है, तो कंप्लीट करंट इज वॉटलेस करंट। ठीक है, यहां पे कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका सारा करंट वॉटलेस करंट है। अब आते हैं हम, अगर रेजोनेंस की बात करें, LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पे हम अगर बात करते हैं, तो हमें पता है वर्क फंक्शन 0 डिग्री होता है रेजोनेंस पे, तो कॉस फाई बच्चे क्या हो गया, कॉस फाई की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट करंट
और नेट वोल्टेज सेम फेज में होंगे। इसका मतलब जितना करंट है वो सारा करंट कैसा है, एक्टिव करंट, पावरफुल करंट, वॉटफुल करंट। यस, और यहां पे इस केस में वॉटलेस करंट अब जीरो हो जाएगा। समझ गए, वॉटलेस करंट अब जीरो हो जाएगा। अब इनके बीच की कोई बात हो तो आओ वो डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, एक मैं ऐसी वैल्यूज ले लेता हूं जिससे आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। वोल्टेज चलो हम ले लेते हैं 200√2 साइन ओमेगा टी। इसका हम इंपीडेंस दे देते हैं 40 ओम। इसका हम इंपीडेंस रेजिस्टेंस दे देते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं 40 ओम, और कैपेसिटेंस का हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 ओम। समझ गए। अब मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं यहाँ पे कि आप हमें यहाँ पे, चलिए आप यहाँ पे एवरेज पावर भी बता दीजिए इस सर्किट का, ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ वॉटलेस करंट भी बता दीजिए इस सर्किट का। समझ गए, तो ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Z निकालते हैं, फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो XL बेटा हो गया 40, XC आपको दिया है 10, रेजिस्टेंस दिया है 40। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आ गया 30, ये हो गया 40। तो नेट जो आ जाएगा Z की वैल्यू 50 ओम आ जाएगी। और अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये 40, ये 30, tan थीटा बताओ जरा कितना होगा। तो tan थीटा 3/4 कब होता है, ये 37 डिग्री पे, तो इसलिए फाई आ जाएगा। आप देखो इस ट्रायंगल से देख के 37 डिग्री फाई आ गया। आई बेटा बात समझ में। तो 37 डिग्री आपका फाई एंगल आपको मिल चुका है। आइए अब क्या करेंगे, तो पावर फैक्टर मिल गया, देखो cos 37। पावर निकालना है, Z मिल गया। पहले मैं IRMS निकाल देता हूं। IRMS क्या होगा, VRMS बाय Z। VRMS क्या होगा, देखिए VRMS निकालिए तो आपको √2 देखो जानबूझ के दिया था मैंने, पीक वैल्यू 200√2 है, इसे आप √2 से डिवाइड करिए तब आपको VRMS मिलेगा। पीक वैल्यू दी थी, इसको √2 से डिवाइड करिए, VRMS मिल गया। डिवाइड करिए Z से, तो आप देखिए आपको मिला 200/50, इसका मतलब 4। अब आप बता दीजिए पावर क्या होगा, एवरेज पावर होगा IRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो IRMS 4, रेजिस्टेंस 40, 4 का स्क्वायर इंटू 40, 16 इंटू 40 यानी 640 वॉट। ये आपका एवरेज पावर इस सर्किट के लिए आ गया। आप उससे भी कर सकते थे VRMS IRMS इंटू cos फाई, उससे भी सेम आंसर आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। वॉटलेस करंट आपसे पूछा है, तो वॉटलेस करंट की वैल्यू है बेटा IRMS इंटू साइन फाई। एम आई राइट बच्चों। IRMS इज बेटा 4, तो 4 इंटू साइन 37 डिग्री, 4 इंटू 3/5, ये देखिए आ गया 12/5 एम्पियर। ये वैल्यू हो गई वॉटलेस करंट की। समझ आया बेटा। चले आगे, देखो एक टर्म और यहाँ पे आपको सिखा देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो है चोक कॉइल। ठीक है, अब देखो चोक कॉइल सिखाते हैं कि चोक कॉइल क्या कह रहा है और चोक कॉइल क्या होता है, आओ सीखते हैं। तो अब हमें यहां पे इस सर्किट में बैटरी को फिक्स रख के सोचो, बैटरी को फिक्स रख के करंट को डिक्रीज करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, करंट को डिक्रीज करना है बैटरी को फिक्स रख के, तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, पावर में भी तो इफेक्ट आ रहा है। यस, रेजिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पे पावर के फैक्टर भी चेंज होने लगेंगे, और हो सकता है रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो पावर ज्यादा हो जाए। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना चाहता हूं लेकिन फिर भी करंट को कम करना चाहता हूं, मैं रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना चाहता हूं फिर भी करंट को कम करना चाहता हूं। एसी में देखो ये आप कर सकते हो, बिना रेजिस्टेंस बढ़ाए आप करंट को कम कर सकते हो। आप एक कॉइल ले लीजिए, कॉइल का मतलब एक इंडक्टर
और एक रेजिस्टर ले लीजिए। ठीक है, इसको आप बैटरी से करंट करिए, कनेक्ट करिए। करंट आ जाएगा V/Z। Z की वैल्यू यहां पे होगी √R² प्लस XL का स्क्वायर। अब देखिए चोक कॉइल ना बहुत स्पेसिफिक होता है। चोक कॉइल में क्या हो रहा है, XL की वैल्यू बहुत ज्यादा है, XL वेरी हाई, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम है, रेजिस्टेंस वेरी लो। समझ गया, XL बहुत ज्यादा है रेजिस्टेंस से। तो यहां से अगर देखा जाए, तो Z की वैल्यू क्या होगी, XL की बराबर हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, Z की वैल्यू ऑलमोस्ट XL के बराबर हो गई। तो अब XL बड़ा कर दिया तो Z भी तो बड़ा हो गया। अगर Z बड़ा हो गया, Z हाई हो गया, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कितना कमाल की चीज है। यहां पे आपने करंट कम कर दिया, रेजिस्टर को भी कम रखे, तो आपका पावर लॉसेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। बिना रेजिस्टेंस को बढ़ाए आपने करंट को कम कर दिया है। अब ध्यान से सुनिए, इसका फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम आपको याद होगा XRZ होता था। अब X को बहुत बड़ा करना है और R को बहुत छोटा करना है। एक प्रकार से आपको इस तरीके से ये डायग्राम मिल रहा होगा, और ये एंगल फाई ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। यस, तो जो भी करंट है वो वोल्टेज से कैसा होगा बेटा, 90 डिग्री। ऑलमोस्ट करंट और वोल्टेज 90 डिग्री पे है। इसका मतलब करंट परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऑलमोस्ट सारा करंट वॉटलेस करंट ही हो गया। आया बेटा समझ में। तो चोक कॉइल की बात ध्यान रखनी है। चोक कॉइल में XL रिएक्टेंस, इंडक्टेंस का बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और cos फाई बहुत जीरो होता है, पावर फैक्टर बहुत जीरो होता है, पावर नेग्लिजिबल होता है। यस, और हाई इंपीडेंस के कारण हम करंट को कम कर सकते हैं बिना रेजिस्टर बढ़ाए, बिना एनर्जी को हीट में डाले करंट को कम कर सकते हैं। लॉसेस इससे हम कम कर देते हैं। समझ गए बेटा, ये हो गई चोक कॉइल की बातचीत। अब आते हैं हम क्वालिटी फैक्टर पे। क्वालिटी फैक्टर क्या है आइए समझते हैं, और ये क्या बताता है ये समझाते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस में Z मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, ये हमने पढ़ा था फॉर गिवन मेन सप्लाई। AC मेन सप्लाई अगर गिवन है तो रेजोनेंस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ बनाऊं तो ये लास्ट टाइम भी सिखाया था, कुछ इस तरीके से करंट का ग्राफ बनता है, और मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है वो रेजोनेंस पे आपको मिल रही होती है। एम आई राइट बच्चों? यस, ये जो वैल्यू है ये मैं लिख देता हूं I मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हम यहां पे दो पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स है, जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स है, उस पॉइंट को हम यहां पे मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे दो पॉइंट हो गए, एक ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है F1, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है F2, ये जो F1 से F2 का गैप है इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। यस, इसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। यस, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इससे देखो क्या कह रहे हैं, पावर क्या था बच्चे हमारे पास, पावर था IRMS का स्क्वायर इंटू R। यस, अगर करंट को 1/√2 कर दो तो 1/√2 का स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। यानी इस पोजीशन पे आप कहोगे हाफ पावर मिलता है। इस पोजीशन पे आप कहोगे कि हाफ पावर मिलता है। तो हाफ पावर जिन फ्रीक्वेंसीज में मिलता है उसे हम कह रहे हैं F1 F2। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को हम कह रहे हैं F1 एंड F2, और बैंडविड्थ जो है बेटा, बैंडविड्थ को हम कह रहे हैं F2 - F1, बेसिकली डेल्टा F।
आ गया बेटा समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? ये बैंडविड्थ। अब क्वालिटी फैक्टर देखो क्या बताता है। किसी किसी जगह पे ग्राफ एकदम शार्प बनता है इस तरीके से, किसी किसी सर्किट में ग्राफ फ्लैट बनता है इस तरीके से। तो शार्पनेस ऑफ द ग्राफ वो क्वालिटी फैक्टर बताता है। क्वालिटी ऑफ द सिग्नल कितना अच्छा है वो बता रहा है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है x अपॉन आर, और ये जो x है ये एट रेजोनेंस है, ठीक है? x अपॉन आर। कौन सा x सर? कोई भी x ले लो, क्योंकि रेजोनेंस पे तो दोनों सेम ही होते हैं। यस, चल अब ओमेगा की वैल्यू यहां पे रखो। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल बाय आर एट रेजोनेंस। समझ गए? ओमेगा क्या होता है बच्चे रेजोनेंस पे? 1 अपॉन रूट एल सी, और आप देखोगे एल अपॉन रूट एल ये आ जाएगा ये। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, या फिर ऐसे भी इसको देखो, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में होगी। हर्ट्ज अपॉन हर्ट्ज देखो कैंसिल हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर आपका यहाँ पे कैसा होता है? क्वालिटी फैक्टर होता है डायमेंशन लेस। आओ क्वालिटी फैक्टर के सारे फॉर्मूले एक बार फिर से लिख लेते हैं यहां से। ये देखिए क्वालिटी फैक्टर के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। Q इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, एक्स सी अपॉन आर, 1 बाय आर रूट एल बाय सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हो गए। और ये जो x है एट रेजोनेंस लेना है। कोई आपको बोल दे वोल्टेज दिया है, अगर तो वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज इंडक्टर अपॉन वोल्टेज रेजिस्टर, या फिर वोल्टेज कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज रेजिस्टर, ये आप क्वालिटी फैक्टर बोल रहे हो। और वोल्टेज किस पे लेना है? एट रेजोनेंस लेना है, कि भैया रेजोनेंस पे इनका वोल्टेज क्या होगा। समझ गए? पक्का? और देखो क्वालिटी फैक्टर का और क्या फॉर्मूला है, ये है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन 1 साइकिल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। टोटल एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी हीट लॉस में चली गई, जो डिसिपेट हो गई, जो ये क्वालिटी फैक्टर का सबसे पहले फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये क्वालिटी फैक्टर नाम से क्यों समझ में आ रहा है क्वालिटी, ये मैं आपको समझा दूं। क्वालिटी नाम क्यों है? देखो सोचो आप एक रेडियो स्टेशन के हेड हो, ठीक है? आपके पास एसी सिग्नल भेजने का ये एक ऑप्शन है, ठीक है? और साथ ही साथ आपके पास रेडियो सिग्नल भेजने का एक ये ऑप्शन है, ठीक है? अब आप देखो, जैसे मान लीजिए आपकी 95 FM फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपका रेडियो चलता है, तो उसके थोड़ा सा आगे पीछे भी रेडियो की थोड़ी सी आवाज आती है बहुत नॉइस के साथ। तो वो जो आवाज आ रही है वो आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तक मानते आ रही है, तो वो आपकी बैंडविड्थ हो गई। यहाँ पे बैंडविड्थ वेरी स्मॉल, बैंडविड्थ स्मॉल है। यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर वेरी हाई है, शार्पनेस बहुत ज्यादा है ना, तो क्वालिटी फैक्टर वेरी हाई है। तो देखो हो क्या रहा है, रेडियो सिग्नल है, LCR से बना हुआ सिग्नल है। अगर आपने सिग्नल को एग्जैक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे भेजा तो वो तुरंत करंट बढ़ जाता है सर्किट में। तो आप सर्किट में रेडियो की फ्रीक्वेंसी भेजी तो तुरंत करंट बढ़ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और आपको रेडियो सुनाई देखने लग गया, सिग्नल कैप्चर हो गया। समझ गए? तो रेजोनेंस पे हम कहते हैं, रेजोनेंस पे सीरीज LCR सर्किट क्या होता है? एक्सेप्टर सर्किट होता है। एक्सेप्टर सर्किट का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल भेजोगे वो तुरंत से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, अब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी उस पे करंट अचानक से जीरो,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पहले फ्रीक्वेंसी, उस पे करंट अचानक से 0। तो इसका मतलब आपका रेडियो इस सिग्नल पे बजेगा, इस एफएम पे, इस फ्रीक्वेंसी पे बजेगा, पास वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं बजेगा। यही तो हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट उसी पे बजे, उसके आसपास बजेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा हीट लॉसेस हो जाएंगे। वो काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत स्प्रेडेड है, हमें इस पे काम करना है, फिर भी बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, हाई क्वालिटी फैक्टर का मतलब वेरी शार्प नैरो रेजोनेंस पीक। क्यू हाई का मतलब है बहुत शार्प रेजोनेंस की पीक बन रही है। और क्यू हाई का मतलब एनर्जी लॉस कम है। यस, एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा है, meaning it will strongly respond to frequencies very close to resonance frequencies और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। यही होता है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, जैसे रेडियो, टीवी, अलग अलग चैनल्स होते हैं, इसी तरीके से आप करते हो। और क्यू फैक्टर कम है, क्यू फैक्टर लो है बेटा, तो आपका देखिए फ्लैट ब्रॉड रेजोनेंस पीक होती है, ब्रॉड रेजोनेंस पीक होती है। इसमें एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं और ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा है, तो एग्जैक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में ये काम कर रहा है। आइए चलिए, अब बैंडविड्थ का भी एक फॉर्मूला है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंडविड्थ का देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जब आप हाफ पावर की फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं तो पावर हाफ करिए, उसकी पूरी इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। उसको सॉल्व करके जो फ्रीक्वेंसीज आती है ना, उनका डिफरेंस आता है R/L। तो आपके पास बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला आ गया, समझ गए? बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला आ गया आपके पास R/L। ध्यान रखिएगा ये बेटा, समझ गए? ये फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज में है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना 2πf होता है, f होता है 2π बाई, f होता है पाई ओमेगा बाई 2π। तो इसलिए f और ओमेगा में थोड़ा सा अंतर है, यूनिट का अंतर है, वैल्यू का अंतर है। ये जो है बैंडविड्थ आपको मिली। चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं और इन फॉर्मूलेस को हम फाइनल समझते हैं। आइए पहला सवाल, फ्रीक्वेंसीज दिए हैं, जब करंट जो है 1/√2 टाइम्स हो जाए, करंट 1/√2 ऑफ मैक्सिमम या पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम, वो होती है बैंडविड्थ। तो आपको देखिए F1 F2 दी है, F1 F2 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 20, तो बैंडविड्थ आ गई। अब बोला है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इतनी है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया रेजिस्टेंस अपॉन 20, 1/4 250 मिली हेनरी। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए बेटा? तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वालिटी फैक्टर के बच्चों याद होने चाहिए ना फॉर्मूले, नहीं तो इजी सवाल आएगा नहीं। देखो इजी सवाल है, सिर्फ क्वालिटी फैक्टर निकालो, फिर भी बच्चों को याद ही नहीं था फॉर्मूला, इसका मतलब ही नहीं पता, वो पीक का मतलब ही नहीं पता है, क्यों ज्यादा मतलब शार्प ग्राफ बनेगा पता ही नहीं है। अगर पता होगा आपको, अब आप नंबर पूरे ले आओगे। देखो क्वालिटी फैक्टर आपसे पूछ रहा है, बस इसमें वैल्यू रखनी है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। जल्दी से रखो, क्या आ रहा है सर? 43, तो ये हो गया 40,000, 1 2 3 4, तो ये बाहर निकलेगा तो 200 102, यस। तो 2 किस में मैच हो रहा है? ऑप्शन 1 में। आया बेटा समझ में? तो आज हमने पावर पे बात की, पावरफुल करंट पे बात की, पावरलेस वॉटलेस करंट पे बात की, क्वालिटी फैक्टर का सीखा, रेजोनेंस का ग्राफ देखा, हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज देखी, हमने यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल मीनिंग सीखा, एक्सेप्टर सर्किट का फिजिकल मीनिंग सीखा। एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी पे सारी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ जाता है, रेजोनेंस पे सारा सिग्नल कैप्चर हो जाता है, बाकी सिग्नल कैप्चर नहीं होते। रेजोनेंस पे एकदम शार्प होता है आपका हाई क्वालिटी का सिग्नल।
तो ये सब चीजें सीखी। बताना आप कमेंट करके कैसा लगा और क्या क्या सेशन आप चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।